आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके जो 20 तक दिए हुए थे उनको ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था ये किया गया था 1964 में। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति हैं, मतलब किस प्रकार की वनस्पति हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये हैं ज्वारीय वनस्पति, मतलब ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं या पानी में ये वृक्ष उगते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। इसमें से बताना है कौन सा जो है हिमालय श्रृंखला का भाग है। तो हिंदू कुश भी है, कुनलुन भी है, काराकोरम भी है। तो इसमें से सभी जो दिए हुए हैं तीनों के तीनों ये सब हिमालय श्रृंखला के भाग हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में कह रहा है क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को भारत में कल्लर नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता। इसमें से दिया गया है जो दिए गए हैं इसमें से पूछा जा रहा है एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सा नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो स्वेज नहर है वो सीमा का निर्धारण नहीं करता है। बाकी जो ये तीनों दिए हुए हैं यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर, ये एशिया या यूरोप के मध्य सीमा का निर्माण करते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे हमको असत्य बताना है। तो देख लीजिए कह रहा है पहला स्टेटमेंट दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, इसके बाद कुछ दिया ही नहीं हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो देखिए अगर हम लोग वैसे देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है तो वो बताना है। इसमें तो वो अनाईमुदी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं अनाईमुदी हो जाएगी वो, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहीं तो स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत की पूछा जा रहा है उच्चतम चोटी कौन सी है तो वो है अनाईमुदी। वहीं हम लोग देखते हैं अगर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, तो यहाँ भी मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ दिया हुआ है नहीं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो जो दोदा बेटा हो जाएगा इसका शिखर क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा शिखर, तो दोदा बेटा हो जाएगा इसका। तो ये भी सही हो जाएगा इस प्रकार से। और कह रहा है छोटा नागपुर पठार की उच्चतम जो चोटी है वो गुरु शिखर है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत दिया हुआ है क्योंकि जो गुरु शिखर है वो छोटा नागपुर पठार की चोटी नहीं है। अगला देखिए मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर क्या है, नौकरेक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि जो छोटा नागपुर की उच्चतम चोटी है वो गुरु शिखर नहीं है। तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यही इनकरेक्ट दिया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर में देख लेते हैं। तो 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, ये बताना है भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा है। तो देखिए जो सिंगापुर है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है ये बताना है। तो IUCN का मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे ये बताना है। तो ये किए थे 1 फरवरी 1982 को। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है रामसर सूची में सूचीबद्ध जो दीपोर झील है किस राज्य में स्थित है, जो बताना है। जो दीपोर झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है असम में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 13 नंबर में कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो किस अनुसूची में किया गया है, तो जो 5वीं अनुसूची है वहाँ पे इन अनुसूचित जातियों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। तो 14 नंबर में 2 सूचियाँ दी हुई हैं, हमें इनको आपस में सम्मिलित करना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए तो कह रहा है जो पहला है मौलिक अधिकार वो संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, तो संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। तो इसका ये स्टेटमेंट इसमें शामिल हो जाएगा।
और मौलिक कर्तव्य हम लोग देखते हैं, तो मौलिक कर्तव्य किसमें दिया हुआ है, तो 4 के जो ये फर्स्ट पैरा है उसमें दिया हुआ है, 4th का फर्स्ट पैरा मतलब 4 का जो दिया उसमें है। निर्वाचन से संबंधित देखिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं 18 में, भाग 18 में। तो देखिए निर्वाचन इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और वहीं हम लोग आपात उपबंध देखते हैं तो वो 15 में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसका ये ऑप्शन डी का जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अगर देखते हैं तो ये 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो इसका 4 नंबर होगा वो सही हो जाएगा। 3, 4, 2 एंड 1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे अंतर है न्यायिक समीक्षा का, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन विधेय मतलब पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है इसका। ये है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। इस प्रकार कहता है कि कोई जो है वो क्या होंगे, कोई भी सब कानून की नज़र में सेम होंगे, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य मंत्रिपरिषद, देखिए राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये बताना है। तो ये होता है विधानसभा के प्रति, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 18 नंबर। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये बताना है। तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए या इससे ऊपर की होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 18 के बाद 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, बताना है कौन सा ये मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए कानून के समक्ष समता ये है, फंडामेंटल राइट है। धर्म की स्वतंत्रता यह भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता यह भी है, अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो ये बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सही दिया हुआ है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, तो ये गलत दिया हुआ है। वित्त आयोग के 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। तो मतलब इसमें से जो ए ऑप्शन है वही राइट दिया हुआ है। अगला देखिए 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, कौन जांच करती है ये बताना है। ये करती है लोक लेखा समिति, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में कह रहा है किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, किसने बनाया था, तो बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 24। इसमें कह रहा है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसके संस्थापक थे खिज्र खां, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर। इसमें कह रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसका शासन था या किसका टाइम पीरियड है वो, तो वो है शाहजहाँ का, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आगे अगला देखिए 26 नंबर में कह रहा है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, उसका हमको नाम बताना है। उसका नाम था समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 27 में कह रहा है शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बताना है। तो ये है यजुर्वेद का, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 28 नंबर। 28 में कह रहा है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये है मौर्य वंश से, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर। इसमें कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, हमें उसका नाम बताना है। तो वे थे वारेन हेस्टिंग, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931, ये गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है 31 नंबर। इसमें कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, तो गाया था 12वां जो अधिवेशन था उसमें ये गाया गया था। अगला देख लेते हैं। 32 में कह रहा है समाचार पत्र दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे,
तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विलियम कैरी। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्वतों पर, देखिए क्या कह रहा है, पर्वतों पर आच्छादित जो हिम रहते हैं सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण रहता है? मतलब जो पर्वतों पर बर्फ़ रहती है वो कहती हैं कि जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो सारा जो बर्फ़ रहते हैं एक ही बार में क्यों नहीं पिघल जाता है, इसका हमको कारण बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसको देखिए, यह अति कठोर हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा देखिए, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊर्जा को परावर्तित कर देता है, तो यही इसका सेम रीज़न है। तो ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। और यही क्या कहलाता है? तो इसी को एल्बिडो भी कहते हैं। मतलब एल्बिडो क्या है कि सूर्य जितनी प्रकाश की मात्रा पृथ्वी पर परिवर्तित कर रहा है, तो जो प्रकाश की मात्रा है जो वो अपरिवर्तित हो जा रही है, मतलब सूर्य की तरफ वो उसको परावर्तित कर दे रहा है, ये जो अर्थ सरफेस है, तो उसी को परिवर्तित हुई मात्रा को क्या कहते हैं? उसी को एल्बिडो कहते हैं। तो यहाँ पे एल्बिडो इफेक्ट के कारण ये जो पूरी बर्फ़ रहती है वो पिघलती नहीं है। अगला देख लीजिए 34 नंबर। 34 में कह रहा है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाते हैं क्योंकि उनका रीज़न क्या होता है? तो ये होता है क्योंकि इनके न्यूनतम ताप पर जो जीवाणु और फफूंदी रहते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 35 में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? ये बताना है सबसे कम कहाँ पे होता है। तो ये सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 36 नंबर। इसमें कह रहा है कपड़े पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन से रगड़े जाते हैं तब उन धब्बों का रंग भूरा या लाल हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, हमका इसको रीज़न बताना है। तो ये हो जाता है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए क्या होता है, क्या करता है, ये उसके रंग से रिएक्शन करके वो जो है भूरा लाल रंग को उसमें परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए जो धब्बे के रंग हैं वो भूरे और लाल हो जाते हैं। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है 36 नंबर। इसमें 37 में कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है पारावाष्प व आर्गन। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से देखिए दूध और पानी का मिश्रण, ये क्या होता है? ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए 39 नंबर देख लेते हैं। तो 39 नंबर में कह रहा है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर देख लेते हैं। तो 40 नंबर में कह रहा है केवल पादप कोशिकाओं में, देखिए केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है हमको ये बताना है। ये होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? वो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। अगला देख लीजिए 41 में कह रहा है जीवाणुओं की खोज, जी देखिए क्या है 41, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ये बताना है किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है जो पेप्टिडोग्लाइन होती हैं, जो पेप्टिडोग्लाइन होता है उससे ये सब बनी होती हैं। तो 41 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है 42 में कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा जंतु इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए 44 नंबर। 44 में कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 45 में कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को किसने दूर किया था? ये दूर किया था नील्स बोर ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 46 में कह रहा है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म जो एल्यूमिना रहता है उसका यूज किया जाता है। अगला देख लेते हैं 47 नंबर। 47 में कह रहा है साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया या हटाया जा सकता है? तो कौन सा प्रोसेस वो अपनाया जाता है? तो पायसीकरण अपनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए ओलिव की शाखा जो है संस्कृत की सभ्यता की प्रतीक होती है। तो ये इसमें से बेसिकली ये गलत दिया हुआ है। जबकि देखिए कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा है संकट का प्रतीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन इसका ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं 49 में क्या दिया। 49 में कह रहा है दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसका।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। बरकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये की थी तुकाराम ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो जहांगीर को। अगला देख लेते हैं, जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र या विद्रोह करने की कोशिश की थी। अगला देखिए, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा सुनाई थी। क्यों सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने खुसरो के साथ मिलकर विद्रोह करने की सहायता, मतलब उसकी सहायता की थी, इसलिए इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अगला देखिए, अगला कह रहा है इनके शासनकाल में मुगल चित्रकला रहती अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार में कौन कौन से थे, तो वो थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदाद, मोहम्मद मुराद। तो ये प्रमुख क्या थे, ये सब प्रमुख चित्रकार थे। अगला देखिए, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जिनका नाम था जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पंडित राज की उपाधि किसको दी थी, तो जगन्नाथ को दी थी। ये किस भाषा के विद्वान थे, तो ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर के लेख भी उत्कीर्ण हैं। ध्यान रखिएगा, जो कौशाम्बी स्तंभ है अशोक का, उस पर जहांगीर के भी लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला देखिए, इनके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आया था। कौन कौन आया, कैप्टन हॉकिंस भी आया, सर टॉमस रो भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, किसने बनाया था, नूरजहाँ ने। अगला देखिए, इतामुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा इनका वास्तविक नाम था। अगला देख लेते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, इनका नाम था शाहजहाँ ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन सा था, इसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें इस समय बहुत अच्छे अच्छे स्थापत्य कला के उदाहरण उस समय हमको देखने के मिलते हैं, इसलिए स्थापत्य कला का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला देखिए, दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ का पुत्र था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, और इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता का, रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया था। तो एक तरह से ये बहुत धार्मिक व्यक्ति था जो दारा शिकोह था। अगला देखिए, अगला कह रहा है दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शाह बुलंद इकबाल, दारा शिकोह को। अगला देखिए, शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। औरंगजेब ने कहाँ रखा था शाहजहाँ को, तो आगरा के किले में बंदी बनाकर उनको रखा गया था। अगला देख लीजिए, कुछ युद्ध प्रमुख हैं, इनमें कौन कौन विजयी रहता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, धर्मट का युद्ध होता है अप्रैल 1658 में, औरंगजेब विजयी होता है। शामूगढ़ का युद्ध ये 1658 में होता है, इसमें भी औरंगजेब विजयी रहता है। देवराई का युद्ध ये होता है मार्च 1959 में, इसमें भी औरंगजेब विजयी रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जो इसके टोटल 100 क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।